हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर में इंडोर में जो फैन लगा रहता है, ब्लोअर मोटर लगा रहता है, वो अगर काम नहीं कर रहा है, वो कोई एरर शो कर रहा है, तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो इसी सिस्टम से हम लोग चलेंगे जो यहाँ पे नोटेड है। हर चीज़ दोस्तों पढ़ेंगे नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम का भी बाउंडेशन होता है कि एक सर्टेन टाइम में ही हमारे प्रेजेंटेशंस ख़त्म हो। तो सबसे पहले हमारा कस्टमर बोलेगा कि फ़ैन काम नहीं कर रहा है, मोटर इंडोर का चल नहीं रहा है, कुछ एरर आ सकता है डिस्प्ले के ऊपर, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो अक्सर में, ज़्यादातर में एरर ज़रूर शो करता है अगर हमारा फ़ैन मोटर इंडोर का ब्लोअर मोटर वर्क नहीं कर रहा है। अब ये एरर की बहुत लंबी लिस्ट है, अलग अलग मॉडल्स में ये एरर अलग अलग आ सकता है। E1, E2, E3, इसी तरह से F6, H6, E5 अलग अलग ये एरर्स आ सकते हैं। हर मॉडल के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो हम लोग एक नज़र मॉडल्स को भी देख लें। ये वो मॉडल्स हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट एरर्स आ सकते हैं। इसे आप लोग रोक के देख सकते हैं। आपके जो एयर कंडीशनर में एरर आ रहा है, अगर वो मॉडल इसमें है, तो आपको फिर एरर को डिटेक्ट करना होगा। तो लंबी बड़ी लिस्ट है ब्लोअर मोटर के डिफेक्ट्स की। भले ही ब्लोअर मोटर जैम हो रहा हो, उसकी वाइंडिंग ओपन हो गई हो, फीडबैक प्रॉपर ना मिल रहा हो, फीडबैक का वायर कट हो गया हो, ब्लोअर बहुत हेवी हो गया हो गंदगी से, जो लेफ़्ट साइड में सील लगी रहती है वो जाम हो गई हो, सूख गई हो, तो इन सारी वजहों से आपके डिस्प्ले के ऊपर एरर कोड आने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एरर कोड्स हो सकते हैं। इसी मारे जब कोई कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि सर हमारे इंडोर के ऊपर ये H6 लिख के आ रहा है, तो हम उससे पूछते हैं कि मॉडल भी बताइए, क्योंकि मे बी डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट हो सकता है। H6 फैन मोटर का, ब्लोअर मोटर का डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में अलग भी हो सकता है। तो ये नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग सिस्टमेटिक वे में हम इसे चेक करेंगे। अगर हमारा कस्टमर एरर के बारे में बता रहा है कि ये एरर कोड आ रहा है, तो हम अपनी चीज़ को समझने के लिए कि हम क्या प्रोडक्ट लेके जाएं, उसके पास कौन सा स्पेयर लेके जाएं, हम उससे मॉडल के बारे में पूछते हैं। अब वो अलग बात है कि अगर कस्टमर नहीं बता पाता तो फिर हमारा एक विजिट एक्स्ट्रा हो जाती है, अगर वो मॉडल प्रॉपर मैच नहीं करता है। ये भी पूछेंगे कि ये एरर कंटिन्यूस आ रहा है या कभी कभी आता है, ताकि ये आइडिया लग सके कि ऐसा तो नहीं कि लूज कनेक्शन है या कुछ ओवर हीट होके पीसीबी से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक आइडिया हम जब कस्टमर से बात करते हैं तो माइंड में हम पहले से प्रिपेयर करके कस्टमर के पास जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अब इतनी तरह की प्रॉब्लम्स हमारे इंडोर के ब्लोअर मोटर, फैन मोटर को लेकर हो सकती हैं। मे बी इलेक्ट्रिकल कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कैपेसिटर वीक हो सकता है, लूज कनेक्शन हो सकते हैं, पीसीबी के ऊपर जो उसका ट्रैक जा रहा है वो ख़राब हो सकता है, उसमें जो सेंसर लगा हुआ है जो रीड करता है उसकी वर्किंग को, जिससे हमको फीडबैक मिलता है, वो ख़राब हो सकता है। हमारी मोटर में भी ख़राबियाँ हो सकती हैं, शॉर्ट हो सकती है, ओपन हो सकती है, जैम हो सकती है, ग्राउंड हो सकती है मोटर, बर्न हो सकती है मोटर। तो ये इतनी चीज़ें जो हैं वो हमको पैनल के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर एरर दिखाएंगी। अब एक एक चीज़ को हमें ध्यान से चेक करना है। इलेक्ट्रिकल हो सकता है प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है, और मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मैकेनिकल में बहुत बार ब्लोअर भी हेवी हो सकता है, बहुत बार लेफ्ट साइड में सील होती है वो जाम हो सकती है, खुद अपना मोटर भी जाम हो सकता है। अब हमारे पैरामीटर्स हमको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चेक करना है। हमें कनेक्टिविटी का पता होना चाहिए, मोटर को कितनी सप्लाई जाती है इसका पता होना चाहिए, पीसीबी से सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होना चाहिए। आप नेट पर देखेंगे, अपना गोदरेज स्मार्ट केयर पे भी फैन मोटर और पीसीबी और वायरिंग बहुत से वीडियोस हैं,
तो हमें वायरिंग का आइडिया होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एसी मोटर है तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहले और दूसरे में स्पीड का वेरिएशन दिखता है, पहले और तीसरे में कैपेसिटर की इन्फॉर्मेशन दिखती है। तो स्पीड पे मान लीजिए मिनिमम के ऊपर 140 वोल्ट जा रहा है, तो वही चीज़ अगर हम पहले और तीसरे पर देखेंगे, मतलब कैपेसिटर के साथ देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली 30-35% बढ़ कर आने वाला है। सेम टू सेम आ रहा है तो कैपेसिटर वीक हो गया है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वोल्टेज पहले और तीसरे पॉइंट पर नहीं आ रहा है तो कैपेसिटर ओपन हो गया है। तो कितना, अगर मान लीजिए मैक्सिमम पे हम अपने मोटर को चला रहे हैं और 160-165 वोल्ट पहले और दूसरे में आ रहा है, तो पहले और तीसरे में 25-30% बढ़ कर आने वाला है, 240, 250, 260 वोल्ट्स आने वाला है। वैसे मोटर को कभी भी फर्स्ट और सेकेंड में फुल वोल्टेज नहीं जाता है। तो कुछ लोग डायरेक्ट करके आ जाते हैं तो वो नुकसान का बायस बनता है। तो इस तरह से अगर हमको पता है तो शुरू की तरह से हम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ है। और दोस्तों, हमारी सप्लाई तो ठीक होना ही चाहिए। राइट में फेस, लेफ्ट में न्यूट्रल, ऊपर अर्थिंग। फेस न्यूट्रल जो सप्लाई आ रही है वही फेस और अर्थ में होना चाहिए। अर्थ और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं। बहुत जगह पे अर्थिंग नहीं होती है तो ये एयर कंडीशनर को पता नहीं है। अगर कभी प्रॉब्लम आएगी, अर्थिंग नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। और अर्थिंग तो आपकी सेफ्टी के लिए होता है, आपके घर की सेफ्टी के लिए होता है, किसी को करंट ना लगे, घर में कुछ शॉर्ट हो तो आग ना लग जाए, उसके लिए ये अर्थिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो पूरा हमको अर्थिंग को चेक करने का सिस्टम आना ही चाहिए। इसी तरह से लूज़ कनेक्टिविटी हो सकती है, लूज़ कनेक्शन हो सकता है। मोटर कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है, तो ये जैक से भी लूज़ हो सकता है। कोई वायर कोई काट गया चूहा, या कभी टच कर रहा है, कभी नहीं टच कर रहा है, तो ये हमको ज़रूर देखना चाहिए। मोटर के ब्लोअर को हाथ से बंद कंडीशन में घुमा के देखना चाहिए कि कहीं वो अटक फंस तो नहीं रहा है। तो ये टेस्टिंग हमको करना चाहिए, देखना चाहिए हमें मोटर के कनेक्टिविटीज़ को। जिस पॉइंट से सप्लाई जा रही है उस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ही चाहिए। और मोटर से 2 कनेक्शंस निकलते हैं, एक फीडबैक लेके जाता है और एक मोटर को सप्लाई लेके जाता है। कनेक्शन को हमेशा निकाल के देखिए। अगर लूज कनेक्शन है तो उसमें ब्राउन ब्राउन वहाँ पे आपको, या ब्लैक वहाँ पे कार्बन दिखाई देगा लूज कनेक्शन में। अगर वहाँ पे कार्बन दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये मोटर परेशानी आज नहीं तो कल ज़रूर करेगी। इसी तरह से फीडबैक पे भी हमको पता है 5 वोल्ट डीसी सप्लाई फीडबैक पे आती है। वो सप्लाई भी अपनी जगह पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है, कहीं फीडबैक का वायर ही जो है वो लूज तो नहीं हो गया, तो वो भी हमको चेक करना चाहिए। इजीली आप चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर आपके पास होता है जिसमें एम्पियर, वोल्टेज, एसी डीसी दोनों वोल्टेज और रेजिस्टेंस देखने की फैसिलिटी होना ही चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इंडोर मोटर को जाने वाली सप्लाई चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो मल्टीमीटर होता है उसकी मदद से हम डिफरेंट वोल्टेजेस को चेक कर सकते हैं। लूज कनेक्शन बहुत देखने को मिलता है। प्रॉपर से अगर जैक फिट नहीं हुआ है, वायर कोई कट गया, देखिए यहाँ पे कि वायर कटा हुआ है, चूहे ने काट दिया है या अपनी ख़राबी से वो ख़राब हो गया है, तो उसको भी हमें ज़रूर देखना चाहिए। डीसी मोटर है तो उसकी भी हमको कनेक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए। अक्सर डीसी मोटर में हमको 2 वायर्स में 5 वोल्ट डीसी मिलता है, फिर 16 वोल्ट डीसी मिलता है, फिर नेक्स्ट 2 वायर में 320 वोल्ट डीसी मिलता है। तो ये भी हमको प्रॉपरली टेस्टिंग आना चाहिए। डीसी मोटर की टेस्टिंग के पूरे पूरे वीडियोज़ हैं दोस्तों, तो उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे देखना है। नॉर्मली सारे जो वायर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस एक ही जैसा आता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, और बाकी के 3, 4, 5 वायर जो लगे हैं उनके रेजिस्टेंस एक जैसे आपको दिखाई देंगे। ओपन दिख रहा है, कोई ग्राउंड दिख रहा है, तो वैसे भी मोटर ये चलने वाला नहीं है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट हैं तो हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। क्या सप्लाई जा रही है वो देख सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस है वो देख सकते हैं, ओपन तो नहीं है, वाइंडिंग शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट वाइंडिंग में आपका रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाता है, 1-2 ही ओम दिखेंगे अगर वाइंडिंग कहीं शॉर्ट हो गई है। बढ़िया इक्विपमेंट रहेंगे, हमेशा आप अच्छे से चीज़ों को आसानी से चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपको
अलग अलग सप्लाईज अलग अलग जगहों पे दिखाई देंगी। लो के ऊपर कुछ हमारे यूनिट ऐसे हैं जिसमें कि बहुत साइलेंट स्पीड में भी ब्लोअर मोटर चलता है, तो वहाँ पे वोल्टेज आपको बहुत कम मात्रा में दिखेगा। फेस न्यूट्रल की सप्लाई वहाँ पे मौजूद रहती है। यह सप्लाई आपको जाती हुई मोटर में दिखाई देगी। और इसमें अगर मिनिमम वाला वर्क नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि पीसीबी से प्रॉब्लम है। जो हमारा मिनिमम वोल्टेज का क्राइटेरिया है वो अगर वर्क नहीं कर रहा है, नॉर्मली 85, 84, 83 वोल्ट्स के आसपास होता है, एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया अगर पूरा नहीं हो रहा है तो हमारी मोटर को सप्लाई हमारी पीसीबी की तरफ से नहीं जा रही है। दैट मीन्स कि पीसीबी डिफेक्टिव है। अगर ब्लोअर मोटर को कोई भी आउटपुट नहीं जा रही है, यहाँ पे हम लोग डीसी मोटर चेक कर रहे हैं। डीसी मोटर में यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ग्राउंड के साथ ही चेक करते हैं। प्लस जहाँ लिखा है वहाँ पे ग्राउंड के साथ चेक करते हैं। यहाँ पे भी आपको 3 सप्लाईज नॉर्मली मिलती हैं। ये तीनों सप्लाई जो हैं वो आपको वहाँ पे दिखना चाहिए, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट और 310 से 350 वोल्ट के बीच में। इनपुट के हिसाब से ये वाली सप्लाई जो 310 से 350 दिख रही है, ये वेरी करेगी। तो हम लोग डीसी मोटर, एसी मोटर दोनों को चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो हम चल रहे हैं ताकि समझने और समझाने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो डीसी मोटर को सबको चेक करना आना चाहिए। वीएसपी जो होता है 5 वोल्ट डीसी वहाँ पे मिलेगा। हम लोगों ने देखा कि 15 वोल्ट डीसी भी मिलता है, और ग्राउंड और जो हमारा यहाँ पे देखिए बैक साइड पे थोड़ा जाके जो अलग सी पिन है, इन दोनों के बीच में 310 से एवरेज 320, मतलब जो भी लाइन आ रही है उससे 1.41 टाइम्स, 1.5 गुने के आसपास आपको सप्लाई मिलने वाली है। तो हम लोगों ने दोबारा से देख लिया। ये वोल्टेज आपको पता होना चाहिए। ये वोल्टेज हमारा डीसी सप्लाई में, डीसी मोटर में आपको दिखेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार उसको देखकर वीडियो को आप इसको याद भी कर सकते हैं। कनेक्शंस की जांच करें, प्रॉपरली चेक करें। अगर हमारे पीसीबी से सप्लाई नहीं जा रही है तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कुछ देर के लिए यूनिट को ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद ऑन करें। अगर कहीं पे कोई चीज़ में मैग्नेट आ गया है या कोई चीज़ ओवर हीट हो रही है तो हमारी मशीन दोबारा से काम करने लगेगी। एरर कोड भी कई बार ख़त्म हो जाता है। तो हम मशीन को ऑफ करके ऑन कर सकते हैं। ऑन करके दोबारा से हम देखें, अगर फिर भी हमारा एरर आ रहा है वहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल है। और कई बार आपका एरर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तो ये जो कभी कभी आपका एरर आता है ज़ीरो क्रॉस, ये भी एक सेंसिंग का एरर है। जब पूरी हमको इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं मिल रहा है, कई बार जनरेटर से चल रहा होता है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाती है। कई बार हमारा सप्लाई लाइन गड़बड़ होती है, उससे भी ये ज़ीरो क्रॉसिंग एरर आता है। और इसी के साथ साथ पीसीबी के डिफेक्ट से भी ज़ीरो क्रॉसिंग एरर आता है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, नॉर्मली 47 ओम्स। अगर आप देखेंगे 29 ओम्स और 25 ओम्स, ये सप्लाईज आपको दिखेंगी। इसमें एक कॉमन पॉइंट है, एक हमारा कैपेसिटर का पुश जाता है उसको, और एक जो है वो हमारा बेसिकली हमारी फैन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों इसको आप चेक कर सकते हैं। मोटर को ओपन होगा तो सभी को पता है, किसी भी मोटर को आप चेक करेंगे ओपन है तो आपका मीटर जो है वो कुछ दिखाने वाला नहीं है।
जहाँ कहीं भी आपको 0 0 दिख रहा है दैट मीन्स के वाइंडिंग मोटर की ओपन है, चाहे वो AC मोटर हो या DC मोटर हो। यहाँ पे भी हम जब सप्लाई लाइन जा रही है, हमारी मेन लाइन जा रही है, उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन वाली लाइन भी जा रही है, इसको भी चेक करना चाहिए। जब कभी भी फीडबैक में हम एक और तीसरी पिन को देखते हैं जो अलग से एक लाइन जा रही है, तो यहाँ पे हमको 5 वोल्ट DC, पहले भी हम लोगों ने बात करी है, 5 वोल्ट DC का फीडबैक हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। अब मोटर के अंदर गंदगी हो सकती है, उसका जो शैफ्ट है उसके अंदर जंग आ सकता है, बहुत दिनों तक मोटर नहीं चलती, कई बार जंग आ जाता है, कई बार सूख जाता है अंदर से बुश जो है, तो उन सारी कंडीशंस में मोटर जाम हो जाता है। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में भी हमारे एक सील लगी रहती है, इसमें भी वाइट ग्रीस रहती है दोस्तों। ये ग्रीस अगर सूख गई है तो भी हमारा मोटर जो है वो जैमिंग शो करने लगता है। इसी तरह से ब्लोअर बहुत गंदा और हेवी हो गया है तो भी जैमिंग शो करने लगता है। थैंक यू दोस्तों, हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात करी। उम्मीद है कि आपको फैन मोटर, DC फैन मोटर को लेकर काफ़ी लोगों को डाउट रहते हैं, तो उम्मीद है कि DC फैन मोटर के डाउट्स भी आपके पूरी तरह से यहाँ पे खत्म होंगे। थैंक यू वेरी मच।